गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। ये इंटर में फिजिक्स सेकेंड बुक में पहला चैप्टर और हाई स्कूल में भी ये फिजिक्स में पहला चैप्टर है। दोनों के लिहाज से देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन के आधार पर बहुत सी चीजें हैं कि गोली दर्पण पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये सब चीजें आएंगी। अभी हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो होता है बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि प्रकाश समझा जा सकता है एक प्रकार से कि प्रकाश क्या करता है। प्रकाश एक माध्यम का कार्य करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हमको वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब तक कि प्रकाश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद जब वो टकरा कर वापस लौटता है तो हमारी आंखों पर आता है और जिससे हमारी आंख के रेटिना पर वो प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। इस तरीके से कहा जाए तो प्रकाश एक माध्यम का कार्य भी करता है। तो सब अगर बात इन जनरल करें तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। अब बात आती है प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप इसको समझने के लिए आप अपने घर पर भी एक टॉर्च का यूज कर सकते हैं और उसको अगर हम किसी चीज पर फोकस करें तो देखते हैं कि वो टॉर्च की जो किरण पुंज निकलती है वो उस वस्तु तक की जाती है जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। अगर उस वस्तु के बाद में दीवार है तो वहीं तक प्रकाश रुक जाता है और उसके बाद नहीं जा पाता, भेद नहीं पाता। तो अगर वो दीवार हट जाए तो प्रकाश आगे की ओर भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश जब चलता है तो उसके बीच में अगर कोई भी चीज आती है तो प्रकाश वहीं तक टकरा कर रुक जाता है। टकराने के बाद वापस लौट सकता है लेकिन भेद कर आगे जा नहीं पाता, जिससे ये लगता है कि जिगजैग मोशन नहीं है इसमें केवल और केवल सीधे चलने की प्रवृत्ति है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, प्रकाश जो निर्वात में चलता है लगभग वही चाल वायु में भी होती है। दोनों में ही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश चलता है। ये माना जाता है कि प्रकाश की चाल जो होती है जितनी निर्वात में है उतनी वायु में भी होती है। कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में एग्जैक्ट तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात करते हैं कि प्रकाश का और गुण क्या है। तो प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन जो शब्द है परावर्तन वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम प्रकाश के गुण के बारे में और जान लें। तो प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी इसका एक गुण होता है। कई गुण हैं प्रकाश के, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो बच्चों समझें, जब कोई प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, जैसे आप अपने घर में जो दर्पण यूज करते हैं उसको अगर हम रखें और उस पर प्रकाश आपतित कराएं तो प्रकाश का अधिकांश भाग जो होता है वो लगभग उसी माध्यम में लौट जाता है। ये जो लौटने की घटना है, जब प्रकाश को हमने इस सरफेस पे, मान लो ये आपका दर्पण है और इस दर्पण पर हमने प्रकाश को डाला तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में जिधर से डाला है उसी माध्यम में लौट जाता है। इस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसा कि प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा है तो वही कह रही, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग समतल पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन समझ गए, तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। तो आपने बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम खेल खेल में अपने बचपन में किए हैं, लेकिन आप याद नहीं रखते कि वो कौन सी घटनाएं थी। आप याद करें कि अगर बचपन में आपने खेल खेला हो, किसी की आंख में जब आप प्रकाश के कांच के एक टुकड़े को लेते थे, दर्पण के एक टुकड़े को लेते थे और किसी को चिढ़ाने का काम करते थे, तो क्या करते थे, एक तरीके से प्रकाश का आप परावर्तन करा रहे थे। प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो स्नेल ने दिया था। स्नेल ने कहा कि जब कोई प्रकाश जिस एंगल से, जिस कोण से पृष्ठ पर पड़ता है, उसी कोण से वापस निकलता है। अब उसको लैंग्वेज में लिखने के तरीके में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक दर्पण लिया और दर्पण पर उसके लंबवत एक अभिलंब मान लिया। उस अभिलंब के सापेक्ष जब उन्होंने प्रकाश डाला, जिस प्रकाश किरण को डाला उसको कहा आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित हुई, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा। और आपतन बिंदु पर पड़ने के पश्चात वो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौटी, तो उसको कह दिया परावर्तित किरण। तो नियम बनाया उन्होंने कि प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। तीनों एक ही तल में हैं, तो मतलब देखिए, अगर प्रकाश ऊपर से गिर रहा है, अभिलंब भी ऊपर की ओर है, आपतित किरण भी ऊपर की ओर है और परावर्तित किरण भी ऊपर की ओर है, मतलब तीनों एक ही माध्यम है, तीनों एक ही तल में है। अगर इस दर्पण को हम ऐसे ना रखकर खड़ा रख दें तो देखेंगे इसका अभिलंब ये है, तो प्रकाश की किरण मान लो ये आ रही है, तो ये यहां से अब परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी वही चीज आ रही है कि आपतित किरण, अपवर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है परावर्तन का, वो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। इससे ये पता चलता है, रियलाइज करने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए कि ये लैंग्वेज जो कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपतन कोण का मतलब ये है कि जब प्रकाश जिस कोण से पृष्ठ पर गिरता है, उसी कोण से पृष्ठ से वापस लौटता है। अगर हम समतल पर दर्पण पर प्रकाश सीधे डालेंगे, 90 डिग्री पे डालें, तो प्रकाश सीधे वापस लौट जाता है, और अगर हम तिरछा डालेंगे तो तिरछा वापस लौटेगा। ये प्रकाश के दो नियम हैं। बच्चों ये समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखें। रडस्टर हो गया, चलते हैं। तो अब सॉरी, इधर डस्टर हो गया है। अब आते हैं, बात करते हैं दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो दर्पण क्या होता है समझिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण। अब दर्पण की बारे में बात करते हैं। तो दर्पण भी समझ लें आप कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण, अगर हम किसी कांच की सतह
कि एक और पॉलिश कर दें तो जो बनता है वो दर्पण कहलाता है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण है, और जो अलग अलग जगहों पर उसके उपयोग के हिसाब से यूज किया जाता है वो गोली दर्पण के भाग होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे ये बनता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद जब वो वापस लौटती हैं किरणें तो कहीं पर मिलती नहीं, बल्कि ये माना जाता है कि वो अनंत पर मिल रही है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये माना जाता है। अभी हम आगे चल के और चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो समतल दर्पण आप लोग सब समझ गए होंगे कि घरों में जो हम लोग जिसके सामने अपने को संवारते हैं, खासकर संवारते हैं, लड़कियां ज्यादा संवारती हैं, लड़के कम संवारते हैं। तो ये कहा जाए कि माइंड मत करना बेटा, मजाक कर रहा हूं। तो समतल दर्पण जो होता है हमारे घरों में यूज होता है, आप लोग सबने देखा होगा। और एक तरीके से देखा जाए ये है समतल दर्पण। इस तरीके से दीवार में फिक्स रहता है। अब बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण, अगर कांच के गोले से एक कांच का गोला लें और कांच के गोले के पीस को हम गोल काटें तो उससे निकलने वाला जो पीस होगा वो उसकी एक सतह पर हम पॉलिश कर दें तो वो बन जाता है गोली दर्पण। खोखले कांच के खोखले गोले का वो भाग जिसकी एक और पॉलिश होती है वो कहलाता है आपका गोली दर्पण। अब इसके दो भाग करें, दो भाग करते हैं तो अब देखते हैं, दो भाग करें और एक भाग में उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दें और एक के धसे हुए भाग में पॉलिश कर दें। अब देखिए, जिस दर्पण के उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है और धसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जिस कांच के गोले के भाग में धसे हुए भाग में पॉलिश होती है, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। समझ में आया बच्चों? जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है, अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसको अवतल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग में उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और धसा हुआ भाग में पॉलिश होती है, उसको कह देते हैं हम उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, जिस कांच के गोले के दोनों भाग, ये दोनों ही दर्पण भाग हैं, उस केंद्र को हम क्या कह देते हैं? वक्रता केंद्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वक्रता केंद्र। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया बच्चों? दोनों ही कांच के दर्पण जो हैं, जिस गोले के भाग हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र के बाद आता है वो बिंदु दर्पण का जिससे दर्पण के दो बराबर बराबर भाग हो सकते हैं, उस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको P से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ध्रुव से निकलने वाली रेखा और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ध्रुव से निकलने वाली रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसको हम कह देते हैं मुख अक्ष। क्या कह देते हैं?
मुख अक्ष। यही सेम चीज इसमें भी है, दोनों दर्पण का एक साथ समझाते जा चल रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करें बच्चों। अब मुख वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीचों बीच में एकदम एग्जैक्ट मध्य बिंदु को कहते हैं हम मुख फोकस। क्या कहते हैं? मुख फोकस। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये कहलाती है ध्रुव से लेकर मुख फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। इसको कहते हैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आप लोग अगर नोट कर सकते हैं तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स आपको मेरे लिंक में मिल जाएंगे और ये आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद दर्पण हो गया बेटा, तो दर्पण के बाद हम बताना चाहेंगे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि मुख फोकस किसे कहते हैं। मुख फोकस की ध्रुव से दूरी, जो फोकस दूरी होती है, वो कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख फोकस क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों कि मुख फोकस क्या होता है। तो हम बात करेंगे अब बात करते हैं मुख फोकस क्या होता है। दर्पण का मुख फोकस उत्तल में और अवतल दोनों में बात करते हैं। सबसे अच्छी तरीका जो होता है बेटा ये समझना हमेशा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो मुख फोकस होता है वो किस ओर होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात सबसे पहले तो जो है, जब जिस ओर वक्रता केंद्र होगा उसी ओर मुख फोकस होगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, क्योंकि गोला इधर बन रहा है, वृत्त आपका इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका केंद्र इधर है, तो इसी को कह देते हैं वक्रता केंद्र सी और इसको कह देते हैं एफ। ये तो हम ट्रिक बता रहे हैं करने कि लोग भूल जाते हैं कि अवतल दर्पण में मुख फोकस किधर रखेंगे और उत्तल दर्पण में मुख फोकस किधर रखेंगे। इसका अगर बात करें तो ये सी है और यहाँ पे एफ हो जाएगा। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल बेसिस की बात कर दी। अगर बात करें परिभाषा की तो मुख फोकस की परिभाषा होती क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। समझे, अगर समतल प्रकाश, मुख फोकस की परिभाषा पहले समझ लें क्या कहता है। समतल मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में ये आपकी प्रकाश की किरण आई, समांतर आई। जब समांतर आई तो समांतर आने के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु से लौटती है उसको हम कह देते हैं मुख्य फोकस। समतल आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम कह देते हैं मुख्य फोकस। अब ये देख लीजिए, यहां से प्रकाश की किरण गई, समांतर गई, और जब समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको कह देते हैं मुख्य फोकस। अब एक और बना सकते हैं, जितने भी बनाएंगे सब वही हो जाएंगे, सब उसी बिंदु से निकलेंगे। तो जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात निकलती हैं किरणें उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण के केस में समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये दर्पण से एक चीज आपको पता चल रही होगी कि समांतर जो प्रकाश की किरणें हो रही हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर सब की सब फोकस हो रही है। ये किरणें देखा जाए, ये जो दर्पण है क्या कर रहा है, किरणों को सिकोड़ने का काम कर रहा है, एक बिंदु पर लाने का काम कर रहा है। इसको हम कह देते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्ज कर देना। ठीक है, अब देखिए इसमें देखें, समांतर प्रकाश की किरण गई, अब देखिए परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होते हुए अब निकल तो ऐसे जाएगी, निकल रही है यूं, लेकिन लग रहा है यहां से आ रही है। ये देखिए यूं गई, निकल रही है यूं। परावर्तन इधर ही होगा क्योंकि परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल से वापस आएगी, परावर्तन होगा इस ओर, लेकिन लग रहा है यहां से आ रही है। इसके लिए परिभाषा उत्तल दर्पण के लिए क्या बन जाएगी, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया आपका मुख्य फोकस इधर। तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण में जो होता है मुख्य फोकस वो दाहिनी ओर होता है और अवतल दर्पण में बाईं ओर होता है। अब बात आती है मुख्य फोकस की परिभाषा अगर समझ गए हैं आप लोग तो अगला टॉपिक आता है। ये कुछ परिभाषाएं थी जैसे मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। अब बात करते हैं हम कि मुख्य फोकस की जो दूरी होती है ध्रुव से वो कहलाती है फोकस दूरी f, और जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है वो कहलाती है r। अब r और f में क्या संबंध होता है ये चीज देखेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध देखें, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है और उन दोनों के बीचों बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में कहा जाए तो एक बिंदु होता है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब यह है मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की जो दूरी है फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यूं कहें वैसे वर्षा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की जस्ट 2 गुनी होती है।
तो हम ये कहें F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। समझ में आया बच्चों? ये हमने फिगर से भी दिखा दिया कि मुख्य वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही मुख्य फोकस होता है। इसका मतलब फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, अब बात आती है कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब के नियम क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहां तक की आज हम बताएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो प्रतिबिंब की अवस्थाएं और उनका दर्प UV और F में संबंध ये अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा हमको जाना है जल्दी, तो इसलिए हम बस इतना ही बताएंगे। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब के नियम लिखते हैं। प्रतिबिंब के नियम, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे किरणें जाएंगी, कहां से निकलेंगी। देखिए नंबर 1, 3 नियम है परावर्तन के। प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तन के 3 नियम है। प्रतिबिंब बनाने के परावर्तन के, ऐसे लिखें, प्रतिबिंब बनाने के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम 3 नियम है। देखें, प्रतिबिंब जब बनाएंगे हम तो कौन कौन से नियम काम करते हैं और कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ये तो मान लो पहले वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस और ये आपका हो गया ध्रुव। सबसे पहले देखिए बेटा, जब आप लोग किरण आरेख बनाएंगे तो ध्यान भी रखें कि किरण आरेख को प्रकार से की सहायता से ही बनाएं, प्रकार और पट्टी की सहायता से बनाएं। जिस चाप को आप लेंगे उसकी सेंटर पॉइंट को आप वक्रता केंद्र मानेंगे। मान लो आपने प्रकार का पॉइंट को यहाँ रखा और एक चाप लगाई, ये आपका बन गया दर्पण और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में आप फोकस को रखेंगे आधी दूरी पर, नाप कर रखेंगे तो प्रतिबिंब एग्जैक्ट सही निकलेंगे। मान लो ये दर्पण है आपका और दर्पण का मुख्य फोकस ये है और वक्रता केंद्र ये है। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो प्रतिबिंब के परावर्तन का जो पहला नियम होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है, प्रकाश की किरण अगर समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। पहला नियम है, ध्यान से फिर से सुने, कि समांतर आती हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है। नियम नंबर 1। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के पश्चात जब लौटती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 2, फिर से सुने, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे परावर्तन के पश्चात या दर्पण पर पड़ने के पश्चात जब लौटती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपना मार्ग कभी नहीं बदलती, बल्कि अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो कभी अपना मार्ग नहीं बदलती, बल्कि परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है। ये स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें और लिख भी लें।
इन नियमों को, जिससे आपको बहुत बड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की अवस्थाएं हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आज हमको जाना है जरूरी। तो इसलिए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं और पूरा डेरिवेशन आपको देंगे और प्रतिबिंब की सारी अवस्थाएं बताएंगे कैसे बनती हैं। थैंक यू।